नमस्कार दोस्तों। आज जो हम इंसान पृथ्वी जैसे हरे भरे प्लैनेट पर इतनी खुशहाली से रह रहे हैं ना, वो कभी एक आग का गोला हुआ करती थी जिसे हरा भरा होने में कई करोड़ों साल का वक्त लगा है। दरअसल हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। उनमें से हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे आकाश में जितने भी तारे और ग्रह हैं वो सभी हमारे यूनिवर्स का एक हिस्सा है। यहाँ हर दिन एक नए तारे बनते हैं और पुराने नष्ट हो जाते हैं। हमारे पृथ्वी भी उन्हीं में से एक है। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका कोई अंत नहीं है और हमारे पृथ्वी तो बस उनमें से एक छोटा सा हिस्सा है। तो आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे इतने बड़े यूनिवर्स में हमारे एक छोटे से प्लैनेट पृथ्वी का जन्म हुआ। तो आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड में बहुत से धूल के कण और अन्य पार्टिकल्स मौजूद थे और साथ ही एक बहुत बड़ा सूर्य जैसा चमकने वाला स्रोत था। किसी कारण से एक ऊर्जा के स्रोत में अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोटक हुआ। इसके विस्फोटक से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों का निर्माण हुआ और इससे परमाणु बने। ये परमाणु उन पार्टिकल्स के साथ जाकर टकराकर तारों का निर्माण किए और फिर कुछ सालों के बाद उन तारों में भी विस्फोटक हुआ जिससे कि हमारे सूरज का निर्माण हुआ और बहुत सारे टुकड़े सूरज के चारों ओर एक रिंग की तरह चक्कर लगाने लगे। कुछ समय के बाद ये टुकड़े भी आपस में टकराने लगे जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ और पृथ्वी के साथ साथ और भी कुछ प्लैनेट्स का जन्म हुआ। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब ये सिर्फ एक खौलता हुआ लावा का समुद्र थी। इसके अंदर सिर्फ लावा ही लावा भरा हुआ था। ये लावा पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पर जाकर जमा होने लगा और हल्की चीज़ें जैसे कि मिट्टी और चट्टानें इत्यादि ऊपरी सतह पर आने लगी। इससे पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी का निर्माण हुआ। इस समय पृथ्वी बहुत तेज घूम रही थी और इसका एक दिन लगभग 6 घंटे का होता था। पृथ्वी के साथ साथ जिस ग्रह का निर्माण हुआ उसमें से एक ग्रह का नाम था थिया। यह ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगी और फिर अचानक से ये पृथ्वी से जाकर टकरा गई। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो ये पूरा पृथ्वी के अंदर समा गया और इसका आधा हिस्सा पृथ्वी की कक्षा में चला गया। हजारों वर्षों के बाद इसका आधा बचा हुआ हिस्सा गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी से एक गेंद के रूप में बाहर निकला जिसे आज हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार कैसे कुछ पार्टिकल्स आपस में टकराकर एक प्लैनेट या फिर किसी मून का निर्माण कर सकते हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आउटर स्पेस में जाकर जीरो ग्रेविटी फोर्स पे एक परख नली में नमक के कुछ टुकड़े को लेकर उस परख नली को हिलाया और उन कणों में घर्षण पैदा किया। इसका रिजल्ट ये निकला कि वो सारे नमक आपस में चिपक कर एक ठोस पिंड का निर्माण कर रहे थे। हालांकि उनके एटम पूरी तरह से नहीं जुड़े थे क्योंकि ऐसा तब होता है जब किसी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो। लेकिन जब पृथ्वी के पार्टिकल्स आपस में टकराए थे तो उनमें काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट हुआ था जिसके फलस्वरूप ये पार्टिकल्स आपस में अच्छी तरह से कंबाइन हो पाए और प्लैनेट्स का निर्माण किया। धीरे धीरे पृथ्वी और चांद के आकार में बदलाव होने लगा और ये दोनों गोल होते चले गए। थिया के पृथ्वी से टकराने के बाद धरती का तापमान और भी ज़्यादा बढ़ गया और इसकी आकृति भी बढ़ चुकी थी। लेकिन कुछ सालों के बाद अंतरिक्ष में जो बाकी चट्टानें बची थी वो सब अब पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में क्रिस्टल, वाटर और नमक जैसे मिनरल्स मौजूद थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें लगभग 20 करोड़ साल तक हमारी धरती पर गिरते रहे जिससे कि इन चट्टानों में मौजूद मिनरल्स की वजह से हमारी धरती पर समुद्र का ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया। इतना पानी जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टान सख्त होते चले गए। लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हमारी धरती पर लगभग 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट भी रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। उल्कापिंडों के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड जैसे पदार्थ शामिल थे जो कि हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद होते हैं। बाद में उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे और ज्वालामुखी का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर एकल कोशिकीय जीवाणु की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थी तब उस पर जीवाणु भी उत्पन्न हो रहे थे। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें अस्टोमाटा कहते हैं जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। बहुत ही लंबे समय तक ये पौधे अपना भोजन कर ऑक्सीजन छोड़ते रहे
और एक लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई। इसके अंतराल ये ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतह से ऊपर आने लगी। धीरे धीरे समुद्र के नीचे की भूमि बड़ी प्लेटों में तब्दील होती गई। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप का निर्माण किया। इससे पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था और पृथ्वी का एक दिन लगभग 18 घंटे का होने लगा। अब समुद्र के ऊपर धरती का निर्माण हो चुका था, तो कुछ जलीय जीव पानी से बाहर निकलकर भूमि पर आने लगे। धीरे धीरे उन जीवों के रंग, रूप और आकार में वृद्धि हुई और उन्होंने डायनासोर्स का रूप लेना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारी धरती पर भी पेड़ पौधे और वनस्पति उगने लगी। शुरुआती दिनों में ये पेड़ पौधे 100 फीट तक ऊंचे हुआ करते थे। डायनासोर इन्हीं पेड़ों को खाकर अपना पेट भरते थे। इसी वजह से कुछ डायनासोर्स काफ़ी लंबे हुआ करते थे और जो डायनासोर्स इस पेड़ तक नहीं पहुंच पाते थे वो दूसरे डायनासोर्स को मारकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे इन डायनासोर्स के रंग, रूप और आकार में भी वृद्धि होने लगी और पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर्स का राज चलने लगा। कुछ सालों के बाद पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से उत्पन्न ऊष्मा बाहर निकलने लगी, जिसने पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप हमारा भारत अलग होकर तिब्बत से जाकर टकराया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। डायनासोर्स ने हमारे पृथ्वी पर लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक राज किया, लेकिन आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजन का एक उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। पृथ्वी की ओर बढ़ते बढ़ते इस उल्का पिंड में आग लग गई और ये उल्का पिंड सीधे पृथ्वी से जा टकराया। और इस उल्का पिंड से निकलने वाली ऊर्जा लगभग 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जिस जगह ये उल्का पिंड गिरा वहाँ के सभी डायनासोर्स और पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। भयंकर सुनामी आ गई और पृथ्वी पर एक भयंकर भूकंप आ गया। इसके कारण पृथ्वी पर हानिकारक गैस फैल गई और हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा, जिसके कारण पृथ्वी पर एसिड रेन की वर्षा शुरू होने लगी और काफ़ी समय तक ये वर्षा होती रही। कुछ हजार वर्षों के बाद पृथ्वी का तापमान घटकर -50 डिग्री कम हो गया। इससे हमारी धरती एक बर्फ़ के गोले में तब्दील हो गई। ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया अभी भी पृथ्वी पर चल ही रही थी, लेकिन बर्फ़ की अधिकता की वजह से ये ज्वालामुखी बर्फ़ को पिघला नहीं पा रही थी। सभी चट्टानें और पत्थर बर्फ़ के नीचे दबे हुए थे, लेकिन कुछ समय के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बल ने सूर्य की गर्मी को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जिससे कि बर्फ़ पिघलने लगी। बर्फ़ के पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिससे एक रिएक्शन बनना शुरू हुआ और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा और उसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर तक ऊपर उठी तो वहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जिससे कि ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, जिसने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोक दिया और अगले 15 करोड़ साल तक ओजोन लेयर की परत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा भी बढ़ती चली गई। डायनासोर का अब हमारी पृथ्वी से नामो निशान मिट चुका था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार उल्का पिंड तो पृथ्वी के एक ही हिस्से में गिरी थी, तो उसके बाकी के हिस्से में जो डायनासोर थे वो जीवित रहने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? तो गाइस, दरअसल उल्का पिंड गिरने के बाद जो एसिड रेन हुई थी, उसके बाद पृथ्वी पर भयंकर आइस एज आया था, जिससे पृथ्वी का तापमान घटकर -50 डिग्री से भी कम हो गया था, जिससे जो बाकी के डायनासोर्स थे वो इतनी ठंड को बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने वही दम तोड़ दिया। इस तरह से पूरी धरती से डायनासोर्स का नामो निशान ख़त्म हो गया और वो विलुप्त हो गए। लेकिन जब पृथ्वी का संतुलन दोबारा से सही हुआ तो समुद्र में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा होना शुरू हुए और फिर यही जीव मछलियों में विकसित हुए और धीरे धीरे करके अलग अलग जीव बनना शुरू हुआ और फिर ये जीव पानी से बाहर निकलकर सतह पर चलना शुरू कर दिए। इन्हीं जीव में धीरे धीरे बदलाव हुआ और फिर बंदर की प्रजातियाँ पैदा हुई। ये बंदर की प्रजातियाँ धीरे धीरे एप्स में बदलने लगी और फिर खाने की तलाश में अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके ये जीव पृथ्वी के अलग अलग भागों में घूमना शुरू किया और इनके रंग, रूप और आकार में भी मौसम के हिसाब से परिवर्तन होने लगा
और ये जीव मानव के रूप में परिवर्तित हो गए, जिन्हें आदि मानव कहा जाने लगा। धीरे धीरे करके ये आदि मानव भी बुद्धिमान होते चले गए और नई नई चीज़ों का आविष्कार करने लगे, जैसे कि हथियार, कपड़े, आग इत्यादि चीज़ों का इन्होंने आविष्कार किया। ये आदि मानव भी आगे चलकर सभ्यता, संस्कृति और भाषा की खोज किए और ये आदि मानव में परिवर्तित हो गए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ और इस पर मानव ने अपना जीवन यापन करना शुरू किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।